अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मेरे जीते जी तेरे शहरों पर आसेब की जर्दी छाए क्यों, तेरे सर से आंचल ढलके क्यों, तेरे नैन कवल मुरझाए क्यों। सर रख देंगे हर पत्थर पर, जान रख देंगे हर नाली पर, हम आँच ना आने देंगे कभी इस देश की खुश इकबाली पर। 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, एक ऐसा दिन जब मुल्क के दुश्मन ने हमें ललकारा था, जब दुश्मन ने रात की तारीकी में हमारी सरहदों पर हमला किया था। पाकिस्तान को अददी एतबार से अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन का सामना था, मगर जज्बा शहादत से सरशार और कुव्वत ईमानी से लैस हमारी फौज दुश्मन के टैंकों, तोपखानों और तैयारों से गोलों की मुसलसल बारिश के बावजूद फौलाद की दीवार साबित हुई। उसने दुश्मन की फौजों को बीआरबी नहर उबूर नहीं करने दी और भारतीय जर्नैलों का जिमखाना में जश्न फतह मनाने का ख्वाब इंतहाई डरावना ख्वाब साबित हुआ। तमाम महाजों पर हमारे अफसरान, हमारे जवान इस कदर बहादुरी और बेजिगरी से लड़े कि 20वीं सदी में शजाअत व अजमत की एक नई तारीख रकम हुई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने यह साबित किया कि पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर था, पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर है और पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर रहेगा। आज 56 बरस गुजर जाने के बाद भी हमारा दुश्मन मशरकी और मगरबी सरहदों पर हमें अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने के लिए कोशा है। आज 56 बरस बाद भी हमारा खुला दुश्मन भी वही है, हमारा छुपा हुआ अज़ली दुश्मन भारत ही है, जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने के लिए तैयार खड़ा रहता है। जिसे कश्मीर में नाकामी और अफगानिस्तान में अपनी 20 बरस की सरमायाकारी डूबने का अंदेशा है। भारत हमें दाखिली और खारजा महाज पर कमजोर बनाने के लिए कोशा है, लेकिन उसे शायद ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर था, नाकाबिल तस्खीर है और इंशाअल्लाह नाकाबिल तस्खीर रहेगा। आज जबकि तालिबान ने अफगानिस्तान में फतूहात के झंडे गाड़ दिए हैं, भारत, अमेरिका और अपनी शिकस्त का मलबा भी पाकिस्तान पर डालना चाहता है। आज तालिबान ने अफगानिस्तान के आखिरी सूबे और मज़ामती मरकज वादी पंजशेर पर कब्जे का दावा कर दिया है। जैसे जैसे सिचुएशन वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर डेवलप हो रही है, वैसे वैसे हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर तो जैसे एक तिलमिलाहट के से शिकार दिखाई दे रहे हैं, लोग बौखलाहट का शिकार दिखाई दे रहे हैं। तालिबान ने सूबाई हेडक्वार्टर पर दौलत इस्लामिया का परचम लाकर अपनी फतह का ऐलान किया है। पंजशेर जिसे वादी मज़ाफ़त कहा जाता है, वहां से मज़ामत जारी थी, लेकिन आज तालिबान की जानिब से जब परचम लहराया गया है तो अपनी फतह का ऐलान भी किया गया है। उस वक्त पंजशेर के अंदर क्या सूरत हाल दिखाई दी जब ये सिचुएशन डेवलप हुई, जरा उसका एक मंजरनामा आपके सामने रखता है। पंजशेर वलायत का मकाम बांधे अल्हम्दुलिल्लाह स्पिन पर बाजार बैरक वरा पाओ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी इमारत मुझे इतिहास में खबर है तो पंजशेर वलायत मकाम तमजीद अल्लाह अकबर। अब एक तरफ तालिबान फतह का जश्न मना रहे हैं तो दूसरी जानिब कौमी मज़ामती महाज के सरबराह अहमद मसूद ने अफगान अवाम से अपील की है कि पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ मुल्क गिर कौमी बगावत शुरू करें। उन्होंने दावा किया है कि मज़ामती महाज की फौजें ताहाल पंजशीर में हैं और तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी है। अहमद मसूद ने तालिबान पर इल्ज़ाम भी लगाया है कि उनके जंगजुओं ने पंजशीर के मकामी उलमा के कहने पर जंग रोकी। पंजशीर में हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, क्या पंजशेर में मज़ामत कुचल दी गई है, क्या तालिबान नई हुकूमत में कौमी मज़ाहमत जो महाज है उसको भी नुमाइंदगी देंगे, उनको भी इंक्लूसिविटी में शामिल किया जाएगा। अफगानिस्तान में हुकूमत के क़याम में ताख़ीर की वजूहात क्या हैं। 21 रोज़ तक मुसलसल मुशावरत और तमाम धड़ों की रजामंदी के बाद तालिबान ने मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंज़ादा को सरबराह मुमलिकत मुकर्रर कर दिया है। मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने उन्हें नई हुकूमत का सरबराह नामजद किया है और मुल्ला बरादर अखुन और मुल्ला अब्दुल सलाम उनके नायब के तौर पर काम करेंगे। ये खबरें आ रही हैं। दी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क के सरबराह सिराजुद्दीन हक्कानी को वफाकी वज़ीर दाखिला बनाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। उन्हें मशरकी सूबों जहाँ हक्कानी नेटवर्क का ज़्यादा जोर है वहाँ के गवर्नर के तौर पर भी इख्तियारात दिए जाएंगे और इन सूबों में जहाँ पर उनका कंट्रोल है। इसी तरह तालिबान के बानी मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब की अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा के तौर पर मंजूरी दी गई है। यानी कैबिनेट के लोग भी अब सामने आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ये तमाम तर लोग जो हैं वो काबीना को रिप्रेजेंट करेंगे। तालिबान ज़राए के मुताबिक ज़बीउल्लाह मुजाहिद को पहले वज़ीर इत्तलात के लिए मुंतखब किया गया था, ताहम अब उन्हें सरबराह रियासत का तर्जुमान बनाए जाने का फैसला किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ला अमीर खान मुत्तकी को वज़ीर खारजा नामजद कर दिया गया है। दी न्यूज़ ने तालिबान के अंदरूनी ज़राए के हवाले से दावा किया है कि बाज़ जिम्मेदारियों के हवाले से तंजीम के अंदर मामूली मसाइल थे जिन्हें अब रिजॉल्व कर लिया गया है। काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि तालिबान के अंदर अब कोई इख्तलाफात नहीं है, तकनीकी वजूहात पर हुकूमत साजी में ताख़ीर हो रही है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक वो एक ऐसे अफगान आइन पर काम कर रहे हैं
जो इस्लामी हो और सबके लिए काबिल कबूल हो। साथ ही उन्होंने CPEC में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। उन्होंने चीन को अफगानिस्तान की दावत के साथ साथ जो कासा पावर प्रोजेक्ट है उस मुकम्मल करने के अज़्म का इयादा भी किया। आज तालिबान स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अपने प्रेसर में किन इंपॉर्टेंट बातों की तरफ निशानदेही कर रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बनाने में संजीदा है। चीन का तज़किरा किया कि इंतहाई अहम इक़्तिसादी मुल्क के ख़ित्ते का CPEC का हिस्सा बनने के लिए वो कह रहे हैं कि तालिबान आमादा है, बहुत बड़ा मनसूबा है वो कह रहे हैं। इसी तरह ताइपी मनसूबे का जिक्र किया, कासा मुआहिदा का जिक्र किया। वो कह रहे हैं कि इन तमाम बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई इक़्तिसादी मुआहिदों का तालिबान हिस्सा रहेंगे और वो यकीन दिला रहे हैं कि जितनी भी इलाक़ाई ममालिक के बशमूल चीन, पाकिस्तान की तरफ उनका इशारा था कि हम उनके साथ बेहतरीन सफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात कायम करेंगे। आज तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने प्रेसर के अंदर बहुत सारी बातें खुलकर की हैं और वाज़े कर दी है। उनसे मुल्ला हैबतुल्लाह के हवाले से भी बात हुई कि वो मंजर आम पर नहीं आ रहे हैं। उनकी तरफ से अभी तक फॉर्मल कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, कोई बयान जारी नहीं हुआ है, क्या वो जिंदा हैं। इस हवाले से भी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने क्लियरली कहा है कि कुछ ही रोज़ में जो मुल्ला हैबतुल्लाह खुदज़ादा है वो भी सामने आ जाएंगे, वो काबुल में ही मौजूद है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो इन्वेडर्स थे वो जो अफगानिस्तान है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के हवाले से, रीबिल्ड करने के हवाले से वो कुछ नहीं कर सके और ना ही वो कर सकते हैं, बल्कि अफगानिस्तान को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने का काम अफगानिस्तान के अवाम का है और अफगानिस्तान के अवाम ही नेशन बिल्डिंग करेंगे, अफगानिस्तान को रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। हमें मिलकर चलना है। और फिर अब बहुत वेलकम कर रहे हैं वो चाइना से मुतालिक भी, रशिया से मुतालिक बातें कर रहे हैं, कतर से मुतालिक उन्होंने कहा है कि अब दोबारा से इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बहाल करने के लिए, वहाँ पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के लिए कतरी टीमें भी काम कर रही हैं। कुछ दीगर जो इंटरनेशनल जो टीम्स वहाँ पर आई थी वो भी अपना शमूलियत अख्तियार किए हुए हैं और आने वाले दिन बड़े क्रूशल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें यकीनन फॉर्मल गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट भी होनी है। लेकिन साथ ही ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ये कहना कि वो CPEC में शामिल होना चाहते हैं, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को तालिबान भी इम्पॉर्टेंट समझ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान ने वेलकम तो इसको किया है, लेकिन अगर पाकिस्तान वाकई ये चाहता है कि उनके साथ इंगेजमेंट हो, उनके साथ कोई कोलैबोरेटिव एफर्ट हो, तो उसके लिए उसको एक्नॉलेज भी करना पड़ेगा, तालिबान को रिकग्नाइज भी करना पड़ेगा। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब की तरफ से जो CPEC के अंदर शमूलियत की बात की गई है उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया है शेख रशीद साहब ने, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। अफगानिस्तान के अंदर अफगानों ने ये यकीन दहानी कराई है कि उनकी सरजमीन किसी जगह दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। CPEC पाकिस्तान की माशी शारग है। अगर तालिबान भी यही सोच रखते हैं तो और अच्छी बात है। इंडिया के पेट में दर्द है। अफगानिस्तान हमारे पड़ोस में एक हकीकत है। अफगानिस्तान की नए सियासी हालात एक हकीकत है जिनके साथ हमने दुनिया को साथ लेकर मिलकर तय करना है मामला। यकीनन हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो कोई हकीकत है, वो कोई अफसाना नहीं है और ऑब्वियसली इस हकीकत को सामने रखकर ही और दुनिया को साथ लेकर चलना होगा। इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अवान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जनरल साहब, सबसे पहले तो आज क्योंकि नेशनल डिफेंस डे है, यकीनन हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है, लेकिन आप ये देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर अगर US इंटेलिजेंस चीफ दौरा करते हैं तो कोई बात नहीं होती। हमारे यहाँ जो है इंटेलिजेंस सरबराह वहाँ पर जाते हैं तो किसी और को कोई शायद इतनी तकलीफ ना हो, लेकिन हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भारत में ऐसे जैसे खलबली सी मच जाती है। इसके पीछे क्या रीज़न है जनरल साहब? तमाम शोहदा को जिन्होंने इस वतन की बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ और उनके जो लवाहिकीन हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि खुदावंद ताला उनके बच्चों के और उनके वालिदैन के हौसले बुलंद करे और वो इस वतन की खिदमत में सरशार रहें और अपना हिस्सा डाल सकें जब वक्त आए। तो देखिए, अफगानिस्तान में हालात इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये जिस वावैली की आप बात कर रहे हैं, ये सफ़े मातम बिछी है हिंदुस्तान में। उसकी वजह है कि उनको पिछले 20 बरस एक ऐसा प्ले ग्राउंड मिला जिसकी क़यादत कारज़ई और अशरफ गनी करते रहे और अमरुल्लाह साले जैसे NDS और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स अजीत डोवाल और नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बनाते रहे, पाकिस्तान को बदनाम करने का, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान खलीज हायल करते रहे
और उनको ये एहसास दिलाते रहे कि आपकी नाकामियों की वजह पाकिस्तान की वो इमदाद है जो तालिबान को मुयस्सर है, वो सेंचुरीज हैं जो तालिबान को मुयस्सर है। दूसरी तरफ उन्होंने इस सरजमीन को इस्तेमाल किया बलूचिस्तान और KPK के अंदर दहशतगर्दी के लिए, और उसकी सैकड़ों मिसालें हमारे पास मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा कोई खतरा नहीं है। आज वहां स्ट्रेटेजिकली इंडिया बेदखल हो चुका है और अमेरिका वहां से निकलने पर मजबूर हो गया है। अब जब पाकिस्तानी इंटेलिजेंस चीफ वहां जाते हैं और वो अपने स्ट्रेटेजिक इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जाते हैं कि उनकी जो छोड़ी हुई साजिश है, ये बड़ी गौरतलब बात है जो मैं अभी कर रहा हूं, जो उनकी छोड़ी हुई साजिश है उसको हमने नाकाम बनाना है। और वो क्या है? CIA ने और रॉ ने जो एक इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया था, सैकड़ों लोग जो बरतानिया की इंटेलिजेंस के साथ, अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ, NDS और रॉ के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ उनको सपोर्ट कर रहे थे, और वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच डिसिडेंट एलिमेंट्स की तरबियतगाह बने हुए थे और उनको लॉन्च कराने में मामनत कर रहे थे। अब जब वो निकले हैं तो तमाम एलिमेंट्स को साथ नहीं ले जा सके, जिसका जनरल निक कार्टर ने भी कहा कि मुझे अफसोस है कि वो 1100 लोग जो हमारी मदद कर रहे थे मैं उन्हें छोड़ के जा रहा हूं। अमेरिका ने भी कहा कि हम सबको निकालने में नाकाम रहे हैं। अब उन एलिमेंट्स को वो चाहते हैं कि रेफ्यूजीज की सूरत में, इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों की सूरत में उन्हें पाकिस्तान के अंदर दाखिल कर दिया जाए और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की सूरत में कहा जाए कि ये लोग गैर महफूज हैं, इन्हें पाकिस्तान अपने अंदर आने दे। वो लोग जहां आकर मुहाजिरीन जो 30 लाख के करीब है उनमें घुल मिल जाएंगे और फिर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी दहशतगर्दी की फिजा कायम की जाए जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में लड़ाने का सबब बने। इस चीज को रोकने के लिए ये चीजों से मुल्ला ब्रदर को, अब्दुल गनी ब्रदर और हिब्बतुल्लाह अखुंदजादे को आगाह करने के लिए, जैसा बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि कुछ ताकतें ये चाहती हैं कि IDPs को रेफ्यूजीज की सूरत में पाकिस्तान दाखिल कराया जाए। अब इसके लिए इंटरनेशनल प्रेशर भी होगा हम पर। तालिबान से तो हमने बात कर ली है, लेकिन क्या उस इंटरनेशनल प्रेशर को हम सस्टेन कर सकेंगे? कि बाकी सियासी बातें सब एक तरफ छोड़ दें। मैं समझता हूं कि इमरान खान में वो मॉरल जुर्रत है, वो रिजॉल्व है कि वो ना कहने की हिम्मत रखता है, और वो और पाकिस्तान आर्मी मिलकर इस तरह के एलिमेंट्स को पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। लेकिन जनरल साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे ट्राइबल एरियाज के अंदर या बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, एक नई वेव दिखाई दे रही है। कोयटा के अंदर जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद बलोच लिबरेशन फ्रंट या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कुछ कर रही है, ये सब कुछ किसके साथ टेकअप करना चाहिए? क्या ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ टेकअप करेंगे या फिर तालिबान के साथ उठाएंगे जिनकी अभी हुकूमत ही नहीं बनी है? देखिए, इसमें दो इश्यूज हैं बहुत अहम। पहली बात यह है कि अभी तक अफगानिस्तान में हुकूमत नहीं बनी और हमने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। मैं इसीलिए बार बार इस बात पे जोर देता हूं कि पाकिस्तान को रिकॉग्निशन के लिए रूस, चीन, जर्मनी, जापान या अमेरिका के पीछे नहीं चलना। हमने अपने हालात को देखकर पार्लियामेंट में यह फैसला करना है कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो हम एहतजाज किससे करें? उन लोगों से जिनकी हुकूमत ही नहीं है। तो उनसे एहतजाज करने का इस वक्त फायदा नहीं है जब तक हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनकी हुकूमत की रिट एस्टैब्लिश नहीं हो जाती। हाँ, जिस दिन ये हो जाएगा फिर हम एहतजाज कर सकते हैं। फिलहाल हमने इन लोगों को मारना है, हमने उनके खिलाफ जंग करनी है, हमने उनके रास्ते रोकने हैं और इस अपनी जो दिफाई मेजर्स हैं उनको मजबूत करके अपनी इंटेलिजेंस को बहुत गियर अप करना है कि जहां जहां ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं मुल्क की सरहदों के अंदर उनके खिलाफ फाइट की जाए। जनरल साहब, आज तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने प्रेसर में इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि अफगानिस्तान भी CPEC में शामिल होना चाहता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और आज पाकिस्तान ने भी इसको वेलकम किया है। शेख रशीद साहब ने कहा है ये बड़ा वेलकमिंग है, लेकिन अफगानिस्तान का CPEC में शामिल होना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर शामिल होना, ये कैसे हो पाएगा? मतलब इसका मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं कि क्या आर वी रेडी टू गो हैंड्स इन हैंड्स विद तालिबान?
देखिए, इसमें 4 चीजें हैं जिनको हमें देखना है गौर से। पहली बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर जो मिनरल वेल्थ है, आयरन और कॉपर और लिथियम मुस्तकबिल है इलेक्ट्रिक कार्स और बैटरीज का। तो ये चाइना ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उनके साथ माइनिंग और डेवलपमेंट, इन माइंस की डेवलपमेंट के लिए। इनमें से ये चीजें अफगानिस्तान से इंपोर्ट होनी है, एक्सपोर्ट होनी है, और पाकिस्तान के रास्ते गवादर के जरिए इन्होंने फैक्ट्रीज में जाना है, चाहे वो फैक्ट्रीज पाकिस्तान में लगें या अफगानिस्तान के अंदर कुछ लगें, जहां इनको डेवलप किया जाएगा और इनको काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा इस रॉ मटेरियल को। अब ये चीजें जब बन जाएंगी तो इन्होंने एक्सपोर्ट होने के लिए रॉ मटेरियल और डेवलप प्रोजेक्ट्स ने बिल आखिर सीपैक का फायदा उठाना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फायदा उठाना है। एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स और रशिया में गैस एंड ऑयल पाइपलाइन बहुत ज्यादा है। वो शॉर्टेस्ट रूट के जरिए वार्म वाटर्स तक और गवादर तक आने हैं, जहां ऑयल टर्मिनल्स बनेंगे और फिर यहां से वो ऑयल टैंकर्स में ऑयल भरा जाएगा। उस ऑयल की इंपोर्ट के लिए जो पाइपलाइन गुजरनी है वो अफगानिस्तान से गुजरनी है, और चीन ने जो सेंट्रल एशिया की तरफ जाना है तिजारत के लिए और इन मुआहदों के लिए, वो अफगानिस्तान से अंदर गुजरने हैं। तो अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो सीपैक में शराकत, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शराकत, ये एक बिल्ट इन फैक्टर है, बल्कि लाजिम फैक्टर है कि अफगानिस्तान की हुकूमत इस प्रोजेक्ट में शामिल हो, इसकी तरक्की में उनका भी हिस्सा हो। अच्छा, लास्टली मुझे बताइएगा कि देखिए, इन प्रोजेक्ट्स की इनिशिएशन से लेके इनकी एग्जीक्यूशन तक, जब तक हम तालिबान हुकूमत को रिकग्नाइज नहीं करेंगे तब तक तो कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि फिर हमें तालिबान को रिकग्नाइज तो अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा। देखिए, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया मेरे ख्याल में सबसे पहले रिकग्नाइज करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये अमन मशरूत है एक दूसरे के अमन से, और ये तरक्की मशरूत है। ये जिन एस्पेक्ट को मैंने हाईलाइट किया है उनके साथ, तो जब तक ये ममालिक अफगानिस्तान की हुकूमत को रिकग्नाइज नहीं करते, ये मुआहदे इंटरनेशनल मुआहदे हैं, ये किसके साथ होंगे? इनकी सिक्योरिटी के मुआहदे किसके साथ होंगे? इन आयरन ओर और लिथियम और कॉपर के जो माइंस हैं, इनको एक्सप्लॉइट करने के और इनको डेवलप करने के मुआहदे किन के साथ होंगे? ऑयल एंड गैस पाइपलाइन की सिक्योरिटी, चाहे वो सेंट्रल एशिया से आए चाहे रशिया से आए, उनके मुआहदे किस हुकूमत के साथ होंगे? तो ये अफगान हुकूमत की रिकग्निशन इसमें बुनियादी शर्त है, ताकि ये बैनुल अक़वामी मुआहदे दस्तखत किए जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जल साहब आपके वक्त के लिए। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पंजाब में जो सियासी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और खासतौर पे ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ हो रहा है, इस पर बात करेंगे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब इस वक्त मुल्क की सियासत का मरकज बना हुआ है। बिलावल भुट्टो जनूबी पंजाब में डेरे लगाए बैठे हैं, जबकि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी रफका से मुलाकातों में मसरूफ हैं। उधर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ये बता रहे हैं कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार इंतहाई अच्छा काम कर रहे हैं। इस हवाले से वजीर आजम का क्या परसेप्शन है, जरा वो भी आपको दिखाता है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ, आपकी इतनी आप काम कर रहे हैं, आपने वो काम किए हैं जो कि पंजाब में क्या पाकिस्तान में और कोई सूबा नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब ने इतना काम किया है जो कोई और सूबा नहीं कर रहा, ना कोई और चीफ मिनिस्टर कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के दावों और एतमाद के बावजूद तहरीक इंसाफ पंजाब पर अपना जोर बरकरार रखने के लिए तगोदौ कर रही है। इस सिलसिले का पहला नज़ला पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पर गिराया जा रहा है। सूबे में बड़े पैमाने पर इंतजामिया तब्दीली जो देखने में आ रही है कि बहुत बड़े पैमाने पर इंतजामिया तब्दील हो रही है, इंतजामी तब्दीलियाँ आ रही हैं। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक ने कमिश्नर, डीसीओ और सेक्रेटरीज तब्दील किए, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को तब्दील करने के हवाले से भी खबरें सामने आ गई हैं। और ज़राए के मुताबिक राव सरदार अली खान को आईजी पंजाब लगाए जाने के इम्कानात हैं, जबकि जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है वो भी कामरान अली साहब होंगे। राव सरदार अली खान इससे पहले एमडी पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ है और कल नोटिफिकेशन भी मुतवक्के है। अब सवाल ये है कि अगर सब अच्छा है तो इंतजामी तब्दीलियाँ क्यों की जा रही हैं?
1 साल और 4 माह बाद चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने की जरूरत क्यों पेश आई? पंजाब हुकूमत में इंतजामी तब्दीलियां क्यों हो रही है? क्या पंजाब हुकूमत इंतजामी नाकामियों का मलबा ब्यूरोक्रेसी पर डाल रही है? क्या अपोजिशन का दबाव और अवामी मसाइल इंतजामी तब्दीलियों की बड़ी वजह है? हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी में अदम एतमाद की वजह क्या है? तजियाकारों के मुताबिक जवाद रफीक मलिक ने बतौर चीफ सेक्रेटरी अपनी टीम बनाना शुरू की, जिससे वज़ीर आला खुद को गैर महफूज समझने लगे, क्योंकि इससे कबल साबिक चीफ सेक्रेटरी मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान से मुतालिक भी यही राय कायम हो चुकी कि वो अपनी इंतजामी टीम बना रहे हैं और वज़ीर आला के अहकामात को अक्सर औकात नज़रअंदाज कर देते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ख्वाहिश पर एक बार फिर पंजाब में इंतजामी तब्दीली के इम्कानात हैं। इंतजामी तब्दीलियों में ब्यूरोक्रेसी और वज़ीर आला हाउस में अदम एतमाद से ज़्यादा पंजाब हुकूमत के लिए अपोजिशन और अवाम के सवालात का अमल दखल भी है। गवर्नेंस के ऊपर भी सवालात हो रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब अपने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, वो क्या कहते हैं, और फिर चौधरी निसार अली खान साहब का एक इंटरव्यू सामने कहते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बिलावल साहब का वो शॉट चलाइएगा प्रोड्यूसर। कठपुतली को गिराएंगे, अगला वजीर आजम जियाला होगा। अब चौधरी निसार अली खान साहब क्या कहते हैं वो भी दिखाइए। कौन सी पार्टी अच्छी सियासत खेल रही है? पीपल्स पार्टी अपने सियासी कार्ड सही खेल रही है, मौजूदा हालात में सबसे बेहतर सियासी कार्ड खेल रही है। वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में सबसे बेहतर खेल रही है। सवाल यह है कि अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून फाल नहीं तो हुकूमत को किससे खतरा है? पंजाब हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा जहांगीर तरीन ग्रुप पे दिखाई दे रहा है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों सियासी जमातों से राब्तों में है। ग्रुप के मेंबरान हवाओं का रुख देखकर ही आगे बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि जहांगीर तरीन ग्रुप की हमदर्दियां किस सियासी जमात के साथ होंगी? इसी हवाले से चौधरी निसार अली खान साहब ने बात की और उन्होंने क्या कहा पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक, वो भी आपने देखा। इस वक्त सूबाई वजीर पंजाब से पाकिस्तान तहरीक की सीनियर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कहते हैं कि बुज़दार साहब इतना काम कर रहे हैं कि शायद कोई और सूबा नहीं कर रहा, दूसरी तरफ क्या ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर इंतजामी तब्दीलियां की जा रही? मेरा ख्याल सबसे पहले तो इस चीज़ को क्लियर किया जाए कि इमरान खान साहब को क्यों इतना एतमाद है उस्मान बुज़दार साहब पे। तो आप देखिए ना, काम अगर हो रहे हैं तो तभी एतमाद हो गए ना। मैं कहती हूँ आप सेहत के शोबे में ही आ जाएं, क्योंकि सेहत के शोबे की कलमदान मैं हूँ इस वक्त। इस सेहत के शोबे के अंदर आप देखिए तो इस वक्त 85 लाख फैमिलीज़ को हेल्थ कार्ड मिल चुके हैं और ये उस्मान बुज़दार साहब की सुपरविजन में सब कुछ हुआ है। इस दिसंबर और पहले यानी जनवरी के पहले हफ्ते तक इंशाल्लाह पूरे पंजाब को 2,93,00,000 फैमिलीज़ जो हैं उनको कार्ड्स मिल जाएंगे। तो दिस इज़ गुड परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। कोविड का आप इस वक्त मैनेजमेंट देखें कि इस वक्त हाउ इज़ कोविड बीइंग मैनेज इन पंजाब। सारी दुनिया इसकी तारीफ़ कर रही है, लोग भी तारीफ़ करते हैं, इसकी वैक्सीनेशन के सिस्टम की तारीफ़ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो देखने वाली ये हैं कि क्या वज़ीर आला के नीचे काम कैसे हो रहे हैं। अब आप आ जाइए कि बाकी जितने जो शोबे हैं, आप एजुकेशन के शोबे में देखें काम हो रहा है आपका। डॉक्टर साहब, सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पर हमने चीफ सेक्रेटरी भी चेंज करने का फैसला कर लिया, आईजी भी चेंज कर रहे हैं और कितनी दफ़ा हो रहे हैं आपको पता है, फिर उसके बाद कमिश्नर्स और डीसीज तक तब्दीलियां हो रही हैं। क्यों? अगर गवर्नेंस बहुत अच्छी है, सब अच्छा पहले है, तो आपने मुझसे सवाल ये किया ना, देखिए आपने मुझसे ये सवाल किया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत खुश हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर क्यों ना खुश हो। ये पहली दफ़ा इस सूबे के अंदर, इस टेन्योर के अंदर एक हुकूमत के 4 नए हस्पताल अगले साल तैयार हो जाएंगे। इससे पहले कोई हुकूमत कह दे कि उन्होंने 4 नए हस्पताल तैयार, और बाय द एंड ऑफ आवर टेन्योर इंशाल्लाह 9 नए हस्पताल तैयार होंगे। तो क्यों ना प्राइम मिनिस्टर खुश हो उनकी बातों से। आपकी एजुकेशन में जो डेवलपमेंट आई हो उसमें क्यों ना खुश हो, आपकी कोविड के कंट्रोल पे वो क्यों ना खुश हो। अब मकसद आ गया कि जी गवर्नेंस का इशू, वाई वुड यू लाइक टू चेंज पीपल। देखिए ये तो प्रेरोगेटिव है किसी भी चीफ मिनिस्टर का कि अगर वो कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो वो सोच समझ के तब्दीली करते हैं। शिकायत उनकी परफॉर्मेंस की थोड़ी हो रही है, शिकायत तो ये है कि प्रॉबेबली अगर वो सोचते हैं कि ये टीम बनाई जाए उससे बेहतर परफॉर्मेंस होगी, तो ये तो उनको चांस जरूर देना चाहिए। 3 साल के अंदर व्हाट डिफरेंस डज इट मेक एज लॉन्ग एज थिंग्स आर हैपनिंग ऑल राइट। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, आर द थिंग्स हैपनिंग ऑल राइट। मसला ये है कि क्या काम जो हैं वो ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इम्पॉर्टेंट। अब देखें ना, वैसे भी मैं कोट करती हूँ, तकरीबन हेल्थ के सेक्रेटरीज़ की नॉर्मल टेन्योर को 1.25 साल 1.5 साल होता है।
तो मेरे सेक्रेटरी जो है 1.25 साल के बाद चेंज हुए, ऐसी तो कोई गलत बात नहीं थी। अब देखिए आपका एम्फेसिस, उस्मान जो है वो कमिश्नर बन गए। डॉक्टर साहब आपका एम्फेसिस हेल्थ पे ज्यादा है, तो हेल्थ से रिलेटेड भी यकीनन तो मैं तो हेल्थ की मिनिस्टर हूं ना। देखिए PIC में स्टंट का स्कैंडल आया कि वहां पर एक्सपायर्ड स्टंट्स डाले गए, फिर उसके बाद कोरोना फंड्स के अंदर बेजाब्तगियों के कुछ स्कैंडल्स भी सामने आए कि कोरोना फंड्स में बड़े पैमाने पर बेजाब्तगियां हुई हैं। मेरा ख्याल है देखिए नंबर 1 जहां तक PIC के स्टैंड्स का ताल्लुक है, इतनी जल्दी इंक्वायरी, इमीडिएट एक्शन शायद ही कभी किसी हुकूमत ने ली हो। इमीडिएटली थिंग्स वर स्ट्रेटन्ड आउट देयर। इस तरह की गलतियां पहले हुकूमतों में, देखिए ये मकसद ये होता है कि अगर मिसमैनेजमेंट किसी लेवल पे हो और हम उस पर नज़र न रखें और उसके ऊपर हम एक्शन न लें, तब तो हम कसूरवार हैं। इमीडिएटली एक्शन वॉज टेकन, कमेटीज़ बनी, उसकी ऑलरेडी सारा कुछ जो है तैयार होके हम लोगों ने वो जितने 23 के 23 पेशेंट्स थे उनको लोकेट करके दे ऑलरेडी बीन एग्जामिन्ड बाय आवर चीफ कार्डियोलॉजिस्ट। हर बंदे को एग्जामिन कर लिया गया जस्ट टू इंश्योर कि ये अगर 20 या 25 दिन, और ये पता करना चाह रहे हैं कि कितने दिन की डिले के वो स्टेंट्स जो है। तो मेरा ख्याल है जितना क्विक रिस्पांस हमारी हुकूमत ने किया, शायद इससे पहले आपको शायद याद हो एक स्कैंडल था अपना PIC के अंदर जिस वक्त में मेडिसिन दे दी गई थी और वो कितने अरसे उसका इन्वेस्टिगेशन चली और उसका कोई नताइज इस तरह सामने नहीं आया जिस तरह हमने इतनी जल्दी नताइज सामने लाए। एक नंबर 2 देखिए स्कैंडल किस चीज़ का, अबाउट कोविड फंड्स की बाकायदा वेबसाइट है, उस पर जाएँ, लोग जाके देखें किस तरह यूटिलाइज हो रहे हैं कोविड फंड्स। अगर कोविड फंड्स प्रॉपर्ली यूटिलाइज ना होते तो क्या जो सहूलतें हम अस्पताल में हर मरीज को दे रहे हैं क्या हम दे सकते? महंगा से महंगा इंजेक्शन जो कई सवालात हो सकते हैं। डॉक्टर साहब इस पर कई सवालात हो सकते हैं कि वो स्टंट डाले क्यों गए, वो फिर उसके बाद उसको इंतजामिया की तरफ से इसको डिफ्यूज करने की कोशिश क्यों की गई, यानी करने के बाद ये सब इनिशिएट क्यों हुआ। इसमें बहुत सारे आई रियली डोंट वांट टू नैरो इट डाउन टू योर सब्जेक्ट, स्पेशली हेल्थ वाला जो मामला है। मैं चाहता हूं कि वो ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, देखिए जैसे जैसे कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है वैसे ही कुछ केसेस बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे शेख रशीद साहब ने कहा कि हम इलेक्शन से पहले नैब के तमाम केसेस को पाए अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। फिर हमने देखा कि बर्जीस ताहिर साहब के ऊपर केस बन गया, फिर जावेद लतीफ़ साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब, उनकी साहबजादी राबिया शहबाज, फिर अली इमरान साहब। मतलब एक ऐसे जैसे बारिश हो जाती है केसेस की, जैसे जैसे पॉलिटिकली इवॉल्व करती है ऑपोजिशन या वो पर मारती है, वैसे ही दूसरी तरफ से नैब मुतहर्रिक हो जाती है। इन दोनों का आपस में क्या तालमेल है? सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप देखें ना, आप मुसलसल मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं भी आपसे सवाल पूछ लूँ। आप मुझे ये बताइए कि क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं जब निकाले गए पनामा लीक्स के बाद और वो जो सारे केसेस चले कोर्ट के अंदर, क्या हमारी हुकूमत थी? आपको अगर याद हो, ये तो इतनी पुरानी तारीख नहीं है, तो कुछ अर्सा पहले की बात है, 2017 की बात है। हमारे ज़माने में तो नहीं निकाले गए थे। निकाले किसके ज़माने में गए थे? निकाले या अपने हुकूमत के ज़माने में गए? तो आप बेचारे तहरीक इंसाफ को तो नहीं इसके बारे में। आपके ज़माने में तो नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं डॉक्टर साहब, आपके ज़माने में तो नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। अब मुझे आप देखिए, अगर हम जेन्युइनली किसी बंदे को इंसानी हमदर्दी के तहत, मैं उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थी और मेरा ख्याल था कि अगर इनकी तबीयत ख़राब है और ये सेटिस्फाइड नहीं है, और इमरान खान साहब ने इंसानी और क्या नहीं, हमने उस वक्त इनके लिए कौन सा इलाज का तरीका नहीं इख्तियार किया। मैं खुद उनके पास गई, मैंने कहा आपने कोई बाहर से मुआलिज बुलाना है, हम उसको बुला लेंगे। आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ पुट अप एन एक्सेलेंट सपोर्ट। आपका वो, मुझे तो आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल कभी कोई परेशानी नहीं है। एक लीडर साहब जो हैं वो हमसे गलत बयानी करके बाहर चले गए, वादा करके कि जी मैं अपना इलाज करवा के वापस आ जाऊँगा, वो तो तशरीफ़ ही नहीं लाए। गारंटी उनकी शहबाज शरीफ साहब ने दी, वो गारंटी बीच में धरी की धरी रह गई। दो बातें। तीसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि PDM जिसका बहुत ख़तरा होना चाहिए था बतौर हुकूमत हमें कि बड़ी अपोजिशन होनी है, बड़ा रौला पड़ना है, वो आपस में तितर बितर हो गए। तितर बितर होने के अलावा सबसे बड़ी बात है, नून लीग बेचारी खुद तितर बितर हुई हुई है इस वक्त। सुबह उठो तो पता चलता है कि जी आज नून लीग जो है दैट इज़ गोइंग टू बी लेड बाय शहबाज शरीफ। दूसरी सुबह उठो तो पता चलता नहीं आज मरियम नवाज लीड करेंगे, फिर शाम को पता चलता नहीं जी नवाज शरीफ साहब वापस ही इज़ बैक इन द सैडल। तो मकसद ये है, आपका क्या ख्याल है, आप सियासत को समझते हुए ये कोई सियासी परेशानी होगी हमारे लिए? और जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, मैं आपको बताती चली जाऊँ,
जो इलेक्शन हमारा पंजाब के अंदर हुआ, ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ जी आप लाहौर के इलेक्शन में ले लें, और जो इलेक्शन जिस जहाँ से जिस हल्का 125 में लड़ा, आपको पता है ये हल्का 125 जो था ना, ये एक ज़माने में पीपल पार्टी का गढ़ हुआ करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता नेचुरली नंबर ऑफ वोट्स डिक्रीज। जब हमने पिछली दफ़ा इलेक्शन लड़ी है तो कोई पूछे तो सही कि पीपल पार्टी के कितने वोट आए थे? 1800। आपने डॉक्टर साहब बड़ा टफ टाइम दिया उस वक्त, 125 के अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनको, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मुझे लास्टली ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, एक मेरी भी बात सुन लीजिए, नहीं एक मेरी और बात सुन लीजिए। और फिर सबसे बड़ी बात है, यहाँ तो आके यहाँ ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं बिलावल। या तो इस वक्त हालात सिंध के जो है वहाँ इस वक्त दूध की नहरें बह गई, हालात बहुत अच्छे हो गए, उनके सेहत के शोबे के हालात अच्छे हो गए, उनकी एजुकेशन के, तो फिर तो ज़रूर शोर मचाएं भाई। क्या व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू सेल? हिज गवर्नमेंट वाज देयर फ्रॉम 2008 to 2013, व्हाट डिड दे डू देन? उससे पहले जब हुकूमत रही क्या किया उन्होंने? अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक पर जाना है। वैसे चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी सबसे अच्छा खेल रही है। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में सरप्राइज करेगी आपको? एज फार एज जहांगीर तरीन ग्रुप इज कंसर्न के कुछ लोग उनसे राब्ते में हैं, आपको लग रहा है कि वो सरप्राइज आएगा? नॉट एट ऑल, नॉट, बिल्कुल आप तसल्ली रखें, बिल्कुल कोई सरप्राइज़ नहीं देगी। और ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप के बार बार जिक्र हो रहे हैं, वो जहांगीर तरीन ग्रुप भी जो बेचारा श्रिंक होके वो ग्रुपी सी रह गई है, छोटी सी, आप फिक्र ना करें। थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, जो पोर्ट्रे हो रही हैं और कन्वे हो रही हैं उनमें और जो इस वक्त हालात हैं उनमें बहुत फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो मेहनत कर रही है, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हेल्थ कार्ड्स ला रहे हैं ना। हम किस लिए लेके आ रहे हैं? एक हर आदमी जिसको खुदा ना खास्ता अगर कोई घर में बीमारी आ जाए, ऑलराइट डॉक्टर साहब, शॉक टू देम। ठीक है डॉक्टर साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हमारे साथ मौजूद थी और वो कह रही थी कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो तो श्रिंक हो गया है बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर अपडेट की भी कुछ बातें होती हैं जो नज़ीर चौहान साहब ने की, वो अपडेट कैसे किया जाता है और फिर फैसल वोडा साहब क्या कहते रहे हैं। मुझे डॉक्टर साहबा की उस बात से याद आ गया। प्रोड्यूसर अगर वो शॉट आप चला सके तो प्लीज़ चलाइएगा ब्रेक पर जाने से पहले। इस पूरी ग्रुप की एक एसएचओ की मार है, अभी आपको बता रहा हूं, एक एसएचओ। वैसे यू आर रियली अंडर एस्टिमेट। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट व्हाट आई एम सेइंग। आपका सॉफ्टवेयर जेल में अपडेट हुआ, थाने में हुआ या एफआईए के दफ्तर में हुआ? देखिए बात पता क्या है, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना तो सॉफ्टवेयर उसी वक्त अपडेट हो जाता है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए हैं। दोनों कोचेस ने अपने फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आगाह कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक को न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए उबूरी कोचेस की जिम्मेदारियां भी सौंप दी हैं। अब पीसीबी से दो अहम ओहदेदारों का इस्तीफा एक ऐसे वक्त में सामने आया जब चंद घंटे कबल दौरा न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान भी किया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 3 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए 12 सितंबर को पाकिस्तान आ रही है। टीम की आमद से कबल इन दो इस्तीफों ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। मिसबाह और वकार के इस्तीफे की वजह इख्तलाफ है या फिर रंजिश है या इसको कोई और नाम दिया जाए। हेड कोच और बॉलिंग कोच ने मुतवक्के चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा के दबाव पर इस्तीफा दिया है। क्या 3 अहम इवेंट्स से कबल इस्तीफा दुरुस्त फैसला था? नए हेड कोच और बॉलिंग कोच कौन होंगे? क्या चीफ सिलेक्टर ने नई टीम के लिए रमीज राजा, मिसबाह उल हक और वकार यूनुस से मुशावरत की? क्या 15 रुकनी स्क्वाड वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत रखता भी है या नहीं? क्या पीसीबी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ मुतवक्के है? क्या कौमी स्क्वाड में कोई तब्दीली मुतवक्के है? मिसबाह उल हक और वकार यूनुस ने इस्तीफे को ज़ाती वजूहात करार दिया है। ताहम ज़राए के मुताबिक कोच और हेड कोच ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। 2 रोज कबल रमीज राजा और मिसबाह उल हक के माबैन मुलाकात भी हुई थी जिसमें उन्होंने तब्दीली का इंदिया भी दिया था। इसी दौरान चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। यूएई की स्लो पिचेस के लिए नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है जबकि तजर्बाकार खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है। इस हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि जो टीम सिलेक्ट की गई है चीफ सिलेक्टर की तरफ से क्या वो सलाहियत भी रखती है कि पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के अंदर कोई बेहतर पोजीशन दिला सके। तब ये बहुत सारे सवालात हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस वक्त
वो गर्दिश कर रहे हैं। यकीनन इन सवालात के जवाब आइंदा आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सैयद अली हैदर गिलानी जो है उनको एक ट्रिब्यूट देंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज दिफाई वतन का दिन है, यानी यौम दिफा, और यौम दिफा के मौका पर बड़े इत्मीनान से, बड़े एतमाद भरे लहजे के अंदर, पूरे एतमाद लहजे में ये कहने को जी चाहता है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ये जुमला जिस शख्स ने दिया है वो सैयद अली गिलानी है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सैयद अली गिलानी के लिए पंजाब पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर मंसूरुल हसन ने एक नज़म लिखी है। उस नज़म के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हवा पे सकता फ़ज़ा में छाई हुई उदासी को देखकर जो समझ रहे थे वो मर गया है, मरा नहीं है, अमर हुआ है कि उसकी बेबाक हुर्रियत के तमाम नारे श्रीनगर की फ़ज़ाओं में अब भी गूंजते हैं। ये लौहे तारीख पर रकम है, तेरे कबीले के सब दिलावर, बड़े बड़े नामदार सूरज रहे सियासत के सब कदावर,